नाउ बात करते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन की। हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होती है? हेट्रोलाइटिक फिशन को हेट्रोलाइसिस भी कहा जाता है, आयनिक फिशन भी कहा जाता है। इसे फ्री रेडिकल फिशन इसलिए कहा जाता था कि इसके रिजल्ट में बनने वाली स्पीशीज फ्री रेडिकल होती हैं। हेट्रोलाइटिक फिशन को आयनिक फिशन इसलिए कहा जाता है कि इसके रिजल्ट में जो स्पीशीज बनती हैं वो आयंस बनते हैं, इसलिए इसको आयनिक फिशन भी कहा जाता है। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टेक प्लेस इन सच अ वे दैट वन ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम गेट बोथ ऑफ दी। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने ले लिया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने ले लिया था, लेकिन इस केस में हेट्रोलाइटिक फिशन में ऐसा नहीं होता। तो हेट्रोलाइटिक फिशन है उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेट अस सपोज एटम ए का इलेक्ट्रॉन ब्लैक है, एटम बी का इलेक्ट्रॉन रेड है, इनमें जो बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि एक ही एटम ताकतवर होता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, दूसरा कहता है मेरे हैं, लेकिन जिसके जो तगड़ा होगा, इसमें जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब स्ट्रांग यहाँ पे कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो उस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ से छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके अपने ऊपर नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज ले आता है। जबकि ए से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये क्या बन गई? आयनिक स्पीशीज़ बन गई हैं, आयनिक स्पीशीज़ बन गई हैं। जब ये आयनिक स्पीशीज़ इनके दरमियान बन गई है तो एक कैटाइन बन गया है, एक एनाइन बन गया है। कैटाइन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है, एनाइन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जब भी हेट्रोलाइटिक फिशन होगी या आयनिक फिशन होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक नहीं लेंगे, बल्कि दोनों एक ही एटम ले लेगा, दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। जबकि होमोलाइटिक फिशन के लिए गैसियस स्टेट, ये जो ए और बी है ना, ये अपनी गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, और ये ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड्स CH2 एक्सेट्रा, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें होमोलाइटिक फिशन होती है। जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास हेट्रोलाइटिक फिशन होती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब एक और नोट करने वाली बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने ज़रूर कि इजीनेस ऑफ हेट्रोलाइसिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना बॉन्ड दो एटम हैं, लेट अस सपोज एटम X बॉन्डेड विद Y, जितना इन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, इसके दरमियान हेट्रोलाइसिस, यानी ये जब टूटें तो X पे एक पॉजिटिव और Y पे नेगेटिव, हेट्रोलाइसिस आसान होती जाएगी जितना इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। ये था हमारा होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिशन। इसके बाद हम मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल पे बात करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल के मैकेनिज़्म को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए था वो तकरीबन हमें पता चल गई हैं। तो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर औकात इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वही होता है, तो उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में